सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर, एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विच पर्टिकुलर टॉपिक? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कनेक्शन बिटवीन द लीवर, पैनक्रियाज एंड द डियोडिनम। मैं आपको इस टॉपिक में ये बताने वाला हूँ कि ये तीनों ही तरह के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो कि यहाँ पे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करते हैं, मानव के पाचन तंत्र से संबंधित हैं, तो इन तीनों ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बीच में, तीनों संरचनाओं के मध्य में क्या संबंध होता है, कैसे ये इंटरकनेक्ट होते हैं, इसके रिलेशनशिप, इसके आपसी संबंध के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे इसके जो भी पॉइंट्स है इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो जो डायग्राम है उसमें हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो बाइल सिक्रेट होता है, ये जो पित्त का स्त्रवण होता है, तो बेसिकली बाइल का सिक्रेशन किस पाथवे को फॉलो करते हुए होता है, और ये जो है आगे जा करके किस प्रकार से छोटी आंत के जो प्रथम भाग है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ड्यूडिनम होता है, उसमें जाकर के पावर होता है या सिक्रेट हो जाता है। हम ये भी देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो बाइल है वो आगे जाकर के पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होते हैं, फिर उसका कंडक्शन जो है किस डक्ट और किस वाहिनी के माध्यम से होता है। हम इन सभी बेसिक बातों के बारे में इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहां पर हम इस पर्टिकुलर रिलेशन को स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से, और इस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाने वाला हूं कि जो लीवर से जो डक्ट निकलती है, आप जानते हैं कि लीवर में क्या होता है, लीवर में जो है बाइल का फॉर्मेशन होता है। अगर पित्त का निर्माण अगर लीवर में हुआ तो वहां से जिस पर्टिकुलर बाइल का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो बाइल जो है वो अलग अलग प्रकार के डक्ट्स के माध्यम से, वाहिनी के माध्यम से क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। तो यहां पे लीवर के दोनों लोब से एराइज होने वाले डक्ट के बारे में समझाने वाला हूं। सपोज मैंने कहा ये जो है दो प्रकार के डक्ट हैं या वाहिनी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हिपेटिक डक्ट। ये क्या बना रहा हूं, मैंने कहा सपोज यहां पे ये जो स्टार्ट किया है मैंने डायग्राम, ये क्या है, दोनों ही जो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग, मैंने कहा यहां पे आप जानते हैं कि लोब्स की बात करें लीवर में तो दो प्रकार के लोब होते हैं। तो राइट लोब से निकलने वाले डक्ट को हम कहते हैं राइट हिपेटिक डक्ट, और जहां पे हिपेटिक टर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ऑलवेज लीवर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बता दिया था। अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि ये जो दो प्रकार के डक्ट हैं इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कहा ये बेसिकली ये डक्ट जो हैं ये राइट लोब ऑफ लीवर से अराइज होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा बेसिकली क्या, इसे हम कहेंगे राइट हिपेटिक डक्ट। और यहां पे राइट को मैं सिंपली आरटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए मैंने कहा ये कौन सा डक्ट हो गया, ये यहाँ पे राइट हिपेटिक डक्ट को रिप्रेजेंट करने वाली वाहिनी है। मैंने कहा यहाँ पे ये क्या है, राइट हिपेटिक डक्ट बनाया। राइट हिपेटिक डक्ट जो है एराइज किससे हो रहा है, मैंने कहा किस लोब से हो रहा है, दाएं पाली से, या राइट लोब ऑफ लीवर से हो रहा है। अब देखिए अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर डक्ट की बात करें, इसे क्या कहते हैं, इसे मैंने कह दिया लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो है वो किस लोब से अराइज होगी, मैंने कहा ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से अराइज होने वाले डक्ट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा कि मैंने कहा यहां से देखिए लेफ्ट हिपेटिक डक्ट से भी बाइल आ रहे हैं, यहां पे राइट हिपेटिक डक्ट से भी बाइल या पित्त जो है सीक्रेट हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं। और ये दोनों हिपेटिक डक्ट जो हैं, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, आगे जा करके पर्टिकुलरली क्या होते हैं, उभयनिष्ठ मार्ग का निर्माण करते हैं, एक कॉमन पैसेज और पाथवे का फॉर्मेशन करते हैं। या फिर हम ये कहें कि ये दोनों जा करके आगे जो है बेसिकली क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और अब इस प्रकार के डक्ट को हम क्या कहेंगे, अब इसे कहा जाता है कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम डक्ट के बारे में ही स्टडी करें। डक्ट को कहते हैं वाहिनी। क्या कहते हैं इसे, वाहिनी कहते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने आपको क्या समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है, यहां पर आपने देखा कि एक तो राइट हिपेटिक डक्ट है और एक क्या है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। और ये दोनों डक्ट जो हैं आगे जाकर के यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे आकर के ये क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं।
जाते हैं और दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, मैंने कहा ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है, ये अगेन हम यहाँ पे कॉमन हिपेटिक डक्ट जो है ये आगे इस तरह से जो है लीड करते हैं और यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या होगा, इस तरह के आपको पता है कि राइट लोब जो होता है लीवर का, उसी के वेंट्रल सरफेस पे, उसी के अधर सतह पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा उसी के अधर सरफेस पे यहाँ पर गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं किस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होगा। मैंने ये जो डक्ट बनाया है ये गॉल ब्लेडर से संबंधित डक्ट है। मैंने कहा सपोज यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिंपली ये जो पियर शेप्ड जो गॉल ब्लेडर होते हैं इसको मैंने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए अब इस गॉल ब्लेडर में क्या होता है आप सभी को पता है, यहाँ पे इस गॉल ब्लेडर या पित्ताशय में जो है यहाँ पे पित्त का संग्रह होता है, बाइल का स्टोरेज होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये क्या है, यहाँ पर इसे बेसिकली क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस पार्ट को कहते हैं गॉल ब्लेडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको लेबल कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कह दिया है गॉल ब्लेडर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हैं, इसे कहा जाता है पित्ताशय। अब देखिए यहाँ पे स्पेशल पॉइंट ये है कि पित्ताशय में अगर पित्त का संग्रह हो रहा है तो ये पित्त जो है वो कितने अमाउंट में यहाँ पे स्टोर होते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि 40 to 50 ml, कितना, मैंने कहा 40 to 50 ml, 40 से 50 ml जो कंसंट्रेटेड जो बाइल होता है, कंसंट्रेटेड बाइल जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, मैंने ये सिंपली पॉइंट यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर दिया। हमने यहाँ पे इस डायग्राम में पित्ताशय को क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। इसके बारे में जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है आपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर लिया है। यहाँ पे बेसिकली हम केवल डक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन हिपेटिक डक्ट के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डक्ट के बारे में। ये जो गॉल ब्लेडर है यहाँ पर जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल होता है, जो बाइल यहाँ पे जमा होते हैं, ये आगे फर्दर जिस पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से, वाहिनी के माध्यम से कंडक्शन और संवहन को दर्शाते हैं, उस पर्टिकुलर डक्ट को क्या कहते हैं, तो मैंने कहा अब इस डक्ट को कहा जाएगा सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, मैंने कहा अब इसे हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, ये सिस्टिक डक्ट है। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने ये देखा कि पहले राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद गॉल ब्लेडर से संबंधित जिस वाहिनी की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, इसे हम कह रहे हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब देखिए अब क्या होने वाला है, यही स्ट्रक्चर को हम आगे फर्दर लीड करने वाले हैं कि ये अब क्या होता है कि ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट होता है और ये जो सिस्टिक डक्ट होता है ये आपस में जो है ये भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर कौन कौन जो है बेसिकली किस प्रकार की वाहिनियां आपस में मिल रही है, कंबाइन हो रही है, ज्वाइन हो रही है। मैंने कहा अब कॉमन हिपेटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के एक अन्य प्रकार के वाहिनी या फिर डक्ट का निर्माण करते हैं। और अब इस डक्ट को क्या कहा जाता है, अब इस डक्ट को कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं इसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है। डायरेक्टली आपको यहां से क्वेश्चंस मिलेंगे मॉड्यूल्स में। तो मैंने कहा ये कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो जब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में आगे जाकर के कंबाइन हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इस तरह के डक्ट जो फॉर्म होते हैं इसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। लेकिन कॉमन बाइल डक्ट के लिए ही एक कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टर्म प्रोवाइड किया जाता है और कॉमन बाइल डक्ट को ही क्या कहते हैं, बेसिकली इसे ही कहते हैं डक्टस कोलेडोकस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डक्टस कोलेडोकस कहते हैं, डक्टस कोलेडोकस कहते हैं। तो या तो ऑप्शन में आपको कॉमन बाइल डक्ट मिलेगा या फिर यहां पे क्या मिलेगा, ये डक्टस कोलेडोकस मिलेगा। दोनों ही बेसिकली क्या हैं, एक ही जैसे टर्म होते हैं। अब देखिए हमने यहां पे कॉमन बाइल डक्ट तक क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है पाथवे को। अब क्या होने वाला है कि कॉमन बाइल डक्ट जो है इसके पास में कुछ स्पेशल तरह के जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा देखिए यहां पर इस तरह की अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मैंने कहा यहां पर इस तरह की अवरोधनी पाई जाती है और इस पर्टिकुलर इंस्फिक्टर और अवरोधनी को क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, इसे क्या कहा जाएगा। यहां पर देखिए इस अवरोधनी
अवरोधनी को क्या कहा जाता है, हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। ये जो है इसे कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ बॉयडन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं, इस प्रकार के अवरोधनी को क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ बॉयडन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्फिक्टर ऑफ बॉयडन कहते हैं। ये अब इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन क्या कार्य करते हैं हम इसके बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे क्या था, एक इंस्पेक्टर था, अवरोधनी था। इसके बाद हम जिस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, मैंने कहा अब जो स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक क्या है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मैंने कहा ये इंटरकनेक्शन बिटवीन द लीवर, पैनक्रियाज और ड्यूडेनम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीवर के डक्ट के बारे में आपने देखा, अब इसी का कनेक्शन मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं किसके साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के साथ जो है इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूं। देखिए अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है अपने सिक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये मैं बना रहा हूं, बेसिकली इसी में क्या करेंगे, सिक्रेट करेंगे। तो मैंने कहा ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये बेसिकली यहाँ पे ड्यूडेनम है। ये क्या है, इसको हम यहाँ पे लेबल करने वाले हैं। ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है ड्यूडेनम। क्या है ये, मैंने कहा ये ड्यूडेनम है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे फर्दर जो है किस डक्ट से कंबाइन हो जाते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पर लीफ लाइक एक पत्ती नुमा जो है स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लीफ लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, अब ये यहाँ पे जो है बेसिकली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा देखिए ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम सिंपली कहते हैं, ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर पैनक्रियाज बनाया है। ये क्या है, ये है पैनक्रियाज, ठीक है। तो अब देखिए आप सिंपली रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो किस जगह लोकेट होता है, उसके डक्ट की हम बात करेंगे। ये जो मैंने बनाया है पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर है ये ड्यूडेनम है, ये यहाँ पे दोनों डक्ट जो है लीवर से आ रहा है और इस तरह से ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्ट होते हैं। अब पैनक्रियाज में जो भी पर्टिकुलर सिक्रेशन होता है, पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन होता है इसे क्या कहते हैं, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। देखिए यहां पे इसके सिक्रेशन को कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब पैनक्रियाज के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था कि जो पैनक्रियाज है वो बेसिकली अपने सिक्रेशंस को जब एक्सोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, जो बहिस्रावी भाग है, यही क्या करते हैं, मैंने कहा यही पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन तो यहाँ पे पैनक्रियाज के द्वारा हो गया, लेकिन ये जो जूस होता है बेसिकली किस डक्ट के माध्यम से जो है कंडक्ट होते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। ये कहा कि ये जो डक्ट है ये बेसिकली, अब ये कौन सा डक्ट है, यहाँ पे 2 स्पेशल टाइप के डक्ट की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से डक्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये डक्ट क्या होते हैं हम इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं, उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे डक्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब इस डक्ट को लेबल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको ये जो पाथवे दिख रहा है डक्ट का, ये जो एक स्ट्रेट पाथवे दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, ये पैनक्रियाज का डक्ट तो है लेकिन इसे हम कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है मुख्य प्रकार की अग्नाशयी वाहिनी है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, लेकिन हमें तो कितने प्रकार के डक्ट की बात करनी है पैनक्रियाज से संबंधित, मैंने कहा यहाँ पे 2 टाइप्स के डक्ट की बात करनी है। ये वाला डक्ट जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है इसे तो हमने कह दिया मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, लेकिन अगर स्पेशली इस डक्ट की बात करें, किसकी, अगर हम यहाँ पे इस डक्ट की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली अब कहा जाएगा एक्सेसरी। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के डक्ट हो गए।
अब देखिए इन्हीं दोनों डक्ट की स्पेशली अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। यहाँ पे अगर हम मेन पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करें, इसी डक्ट को क्या कहते हैं, ये कहा जाएगा कि ये डक्ट जो है वो फंक्शनल नेचर का होता है, क्रियात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को अब क्या कहा जाएगा, इसे कहते हैं इट इज अ फंक्शनल डक्ट। ये क्या है, इसे कहते हैं फंक्शनल डक्ट, जो कि क्रियात्मक प्रकृति के होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस के कंडक्शन में, उसके संवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने कह दिया यहाँ पे क्या है, इट इज अ फंक्शनल डक्ट या फिर मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन अगर हम स्पेशली किसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट की बात करते हैं, तो इस एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट को क्या कहते हैं, ये अक्रियात्मक प्रकृति के होते हैं, जिसे कहते हैं कि ये फंक्शनल नहीं होते हैं। इसीलिए एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट को अब क्या बोलने जा रहा हूं, इसे नॉन फंक्शनल पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल डक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली 2 डक्ट्स की ही हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे फंक्शनल डक्ट कह दिया है, अब इसे मैं एक और टेक्निकल टर्म प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। क्या कहेंगे इसे कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, ठीक है, विल्सन कहा जाता है। तो डक्ट ऑफ विल्सन क्या है, मैंने कहा डक्ट ऑफ विल्सन जो है वो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट ही होता है। लेकिन अब इस नॉन फंक्शनल या फिर एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहा जाएगा डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। क्या कहते हैं इसे, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाएगा। तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी की बात किया हमने और साथ साथ यहाँ पे डक्ट ऑफ विल्सन की बात की है। यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा कि ये डक्ट ऑफ विल्सन क्या होता है, तो आपको कहना है ये फंक्शनल नेचर का पेनक्रियाटिक डक्ट है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि ये डक्ट ऑफ सेंटोरिनी क्या होते हैं, तो आपको आंसर करना है कि ये अक्रियात्मक प्रकृति के नॉन फंक्शनल नेचर के एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे डक्ट के बारे में बात कर लिया। अब सीधे बात करते हैं कि यहाँ जो मैंने आपको एक पॉइंट प्रोवाइड किया है किसके बारे में, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जैसे मैंने क्या कहा, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन बोला है। किसको बोला है, मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहा, इसे कहा है इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन। यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन जो है वो किस प्रकार के कार्य को दर्शाते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट से आने वाले जो भी बाइल है, ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे गॉल ब्लेडर से जो है बाइल यहाँ पे इस तरह से कंडक्शन शो कर रहे हैं, सिस्टिक डक्ट के माध्यम से यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पे बात करते हैं लेफ्ट और राइट हिपेटिक डक्ट से भी बाइल जो है इस तरह से जो है कॉमनली यहाँ पे क्या होता है, कंडक्ट होता है। अब यहाँ पे ये जो है कंडक्ट होकर के बेसिकली इस पर्टिकुलर डक्ट में आकर के क्या होंगे, यहाँ पे जो है पैसेज को शो करेंगे, अपने कंडक्शन को शो करेंगे। और इस तरह के बाइल जो कि यहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं और कंडक्शन को शो कर रहे हैं, संवहन को दर्शा रहे हैं, तो इसके जो है सिक्रेशन को, इसके स्त्रवन को, कॉमन बाइल डक्ट जो है इसके सिक्रेशन को, इसके कितने अमाउंट में बाइल का सिक्रेशन यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट से ड्यूडेनम या फिर पेनक्रियाटिक डक्ट में होना है, इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट होता है। तो सिंपली क्या हम यहाँ पे इसका फंक्शन लिख सकते हैं कि इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन का फंक्शन क्या हो गया, मैंने कहा इट जनरली कंट्रोल, ये क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल ऑन द सिक्रेशन ऑफ, कंट्रोल ऑन द सिक्रेशन ऑफ, ये किसके सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, सिक्रेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट को मैंने यहां पर CBD से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, मैंने कहा कॉमन बाइल डक्ट के स्त्राव को, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करने का कार्य इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन का होता है, ताकि कितने पर्टिकुलर अमाउंट में बाइल जो है सिक्रेट होकर के ड्यूडेनम वाले पार्ट में या फिर इस पर्टिकुलर मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आए, इस पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक और स्पेसिफिक
स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली अब हम ये बात करेंगे कि ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो अगेन कुछ इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन किस में होंगे, मैंने कहा अब ये ज्वाइन होते हैं इस प्रकार के डक्ट के माध्यम से, किसमें, ड्यूडिनम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस डक्ट को क्या कहा जाता है, यहाँ पे स्पेशली इस डक्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट से जो बाइल आ रहा है ये भी कहाँ पहुंच गया है, मैंने कहा यहाँ पे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में पहुंच गया है। और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या है, अब बाइल भी आ चुका है और यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट है तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस भी होगा। तो यहाँ पे मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में जो है कंडक्शन को शो कर रहे पैनक्रियाटिक जूस के साथ साथ अब क्या मिक्स हो गया है, बाइल भी क्या हो गया है, इसमें मिक्स हो गया है। और यहाँ पे अब ये दोनों ही प्रकार के जो सब्सटेंस हैं वो एक साथ कंबाइंडली होकर के या फिर ज्वाइंटली सम्मिलित रूप से कंडक्शन को शो करते हैं। अब ये जिस पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से यहाँ पे कंडक्शन को शो करेंगे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अगर हम इस डक्ट की बात करें यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। एक और बात समझने की कोशिश करते हैं कि ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एक ऐसा डक्ट है, एक ऐसी वाहिनी है जहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस का भी संवहन होता है और कॉमन बाइल डक्ट से आने वाले बाइल का भी क्या होता है, दोनों का कंबाइंडली क्या होगा, संवहन होगा। इसीलिए अगर हम इसको सेगमेंट में डिवाइड करके इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हिपेटो जो है हिपेटिक डक्ट से आने वाले सिक्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और पैनक्रियाटिक जो है पैनक्रियास से आने वाले सिक्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों प्रकार के पदार्थ यहाँ पे उभयनिष्ठ रूप से क्या होते हैं, कंडक्शन को शो करते हैं। अब हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो क्या करेगा, वो स्वेल्विंग को शो करता है। मैंने कहा ये यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से स्वेल्विंग को शो करता है। इस स्वेल्विंग को क्या कहेंगे, हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन फाइनली ये अब जो है कहाँ पे एंटर हो जाते हैं, मैंने कहा अब ये सीधे ही एंटर हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे मैंने कहा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो फर्स्ट पार्ट है जिसे ड्यूडिनम कहते हैं, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे अपने सिक्रेशंस को पावर करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिक्रेट कर देंगे, रिलीज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये स्वेल्विंग जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या कहा जाता है, स्वेल्विंग के लिए जनरली आपको बायोलॉजी में एक टर्म यूज करना होता है एम्प्यूला। एम्प्यूला का मीनिंग ही क्या होता है कि कोई भी पार्ट हो जो थोड़ा सा भी फूला हुआ हो, स्वेल्विंग को शो करता है, तो उसे हम एम्प्यूला कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये क्या है, ये है एम्प्यूला ऑफ वेटर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एम्प्यूला ऑफ वेटर होता है। तो हमने ये देखा। अब देखिए हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के सिक्रेशन, इस प्रकार के वाहिनी के स्त्रावन को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार के इंस्फिक्टर या फिर अवरोधनी पाए जाते हैं। और इस इंस्फिक्टर को हमने कहा कि यहाँ पर भी क्या है, एक अवरोधनी या फिर इंस्फिक्टर प्रेजेंट होता है। और इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, बेसिकली इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा यहाँ पे डबल स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां से जनरली क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि इंस्फिक्टर ऑफ ऑडी क्या होता है। तो अब देखिए इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी को जो है अगर लोकेशन की बात करते हैं, पहले इस तरह के अवरोधनी, इंस्पेक्टर को क्या कहते हैं, अवरोधनी कहते हैं। तो इस तरह के इंस्पेक्टर की लोकेशन की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट है, तो मैंने कहा ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, मैंने कहा इसका फंक्शन है कि हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के स्त्रावन को कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में एंटर होते हैं, इसके सिक्रेशन को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और अगर यहां पे एक और प्रकार के इंस्पेक्टर की बात करें तो उसे मैंने कहा था इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन, लेकिन वो किस प्रकार के डक्ट के सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहा था, मैंने कहा डक्टस कोलेडोकस या कॉमन बाइल डक्ट के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्पेक्टर ऑफ बॉयडन है। लेकिन यहां पे ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी होता है। ठीक है,
हमने इस तरह से इस पूरे पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ये देखा कि किस तरह से बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस का कंडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से स्पेशल टाइप्स के डक्ट्स होते हैं जिसके माध्यम से ये सभी प्रकार के पदार्थ, ये जो भी सब्सटेंस हैं वो कंडक्शन को शो करते हैं। इस पूरे एंटायर डायग्राम को आई एम गोइंग टू रिवाइज वन मोर टाइम, यहाँ पे एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सीक्वेंस हमें समझना है कि हमने पर्टिकुलर किस सीक्वेंस में इस पूरे एंटायर डायग्राम में डिस्कस किया है सारे पॉइंट्स को। देखिए मैंने कहा यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों लीवर के जो लॉब्स होते हैं, मैंने कहा लीवर के जो लॉब्स होते हैं, टू लॉब्स जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे टू लॉब्स की बात की है। यहाँ पे मैंने कहा ये राइट हिपेटिक जो डक्ट होता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डक्ट की ओरिजिन की बात करते हैं तो ये कहाँ से राइज होते हैं, ये राइट हिपेटिक डक्ट राइट लोब ऑफ लीवर से राइज हो रहे हैं। और ये जो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है ये कहां से राइज होते हैं, मैंने कहा ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से राइज हो रहे हैं। अब ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट और राइट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, मैंने कहा कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाते हैं। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट तक हम बात कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर ही इसी राइट हिपेटिक डक्ट या फिर राइट लोब ऑफ लीवर के वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पे गॉल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। और ये जो गॉल ब्लेडर है यहां पर 40 to 50 ml जो है कंसंट्रेटेड बाइल क्या रहता है, जमा रहता है, स्टोर रहता है, इस पित्ताशय में पित्त का संग्रह रहता है। यहाँ पे मैंने कहा ये क्या है, ये बाइल है। अब ये बाइल क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली अब ये सिस्टिक डक्ट के माध्यम से स्रावित होते हैं और यहाँ पर ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों जो हैं आपस में मिल जाते हैं और अब इस डक्ट को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जिसे डक्टस कोलेडोकस भी कहते हैं। इसके स्रवन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंस्फिक्टर ऑफ बॉयडन पाया जाता है और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये अपने सिक्रेशंस को अब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के साथ साथ यहां पे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में क्या करेगा, रिलीज कर देगा। अब यहां पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पेनक्रियाज कैसा स्ट्रक्चर है, मैंने कहा पेनक्रियाज जो है ये बेसिकली लीफ लाइक या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैंने कहा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। अब इसके भी दो प्रकार की डक्ट की बात करते हैं। एक डक्ट को हमने कहा क्या, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि फंक्शनल नेचर का होता है, इसी को ही कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। एक डक्ट को हमने क्या कहा, एक डक्ट को कहा एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट या फिर इसी को कहते हैं कि ये फंक्शनल नेचर के नहीं होते हैं। बेसिकली इसे हमने कह दिया नॉन फंक्शनल डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोल दिया। अब देखिए यहाँ से बाइल आ रहा है और यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस, और बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों का जिस पर्टिकुलर डक्ट के माध्यम से संवहन होना होता है इसे क्या कहते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और इस हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट का जो अग्रभाग है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो स्वेल्विंग को शो करता है जिसे एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं। लेकिन अगर इसके सिक्रेशंस को कंट्रोल करने की बात करें कि कितने अमाउंट में बाइल और पेनक्रियाटिक जूस इस हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से कहां पे प्रवेश करे, मैंने कहा ड्यूडेनम में प्रवेश करे, तो इसके सिक्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए दे आर द प्रेजेंस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। यहां पे इंस्पेक्टर ऑफ ओडी की जो अवरोधनी है ये यहां पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। यहां पे इसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि यहां पे कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं क्या क्या, मैंने कहा लीवर, पैनक्रियाज और ड्यूडेनम जो है वो किस प्रकार से आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। देखिए इस टॉपिक के साथ साथ हमने क्या किया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट होता है और साथ साथ अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की तो उसमें रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक हमने जो भी स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स के बेस्ड यहाँ पे जो भी इन सभी टॉपिक्स पे आधारित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन इस लेक्चर में ही कवर करने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसको हमने अभी तक के कंसेप्ट में क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चंस वन बाय वन। देखिए यहां पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्वेश्चन क्या है पहले हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट इज अबाउट दैट टेस्ट बर्ड आर अब्सेंट
पहले मैं आपको एक्सप्लेन, टेस्ट बर्ड को कहते हैं स्वाद कलिकाएं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, जब हमने टंग के बारे में स्टडी किया था वहां से ये क्वेश्चन है राइज हुआ कि टेस्ट बर्ड अगर स्वाद कलिकाओं की बात करें तो वो कहां पे अब्सेंट होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिएट पेपेली, सेकंड ऑप्शन है सर्कमवैलेट पेपेली, थर्ड ऑप्शन है फंगीफॉर्म पेपेली और फोर्थ वन इज फिलीफॉर्म पेपेली। 4 प्रकार के पेपेली के बारे में यहां पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सभी पेपेली में से टेस्ट बर्ड किस पर्टिकुलर पेपेली में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। आपके पास फ्यू सेकेंड्स हैं, जल्दी से मुझे आंसर करें। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आना चाहिए एट द प्रॉपर टाइम। मैंने कहा यहां पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। कहां पर, जब मैंने आपको टंग का डायग्राम बताया था, उसके पर्टिकुलर 2 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने आंसर पिक कर दिए होंगे। अब सीधे डिस्कस करते हैं कि यहां पे कौन सा आंसर जो है वो एप्रोप्रिएट और करेक्ट होना चाहिए। देखिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट बर्ड प्रेजेंट कहां होता है। देखिए यहां पे अगर टेस्ट बर्ड के प्रेजेंस की बात करें तो टेस्ट बर्ड कहां प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा ये जो बेसिकली टंग की बात करेंगे तो टंग में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट, मैंने कहा टंग में स्पेशली हम किस पार्ट की बात करें, टंग में अगर हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओरल पार्ट। क्या कहते हैं इसे, ओरल पार्ट ऑफ टंग की बात करते हैं। तो इस ओरल पार्ट पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इस ओरल पार्ट पे पेपिली प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसी ओरल पार्ट पे एक उंगली नुमा उभार पाया जाता है, कुछ एक प्रोजेक्शंस मिलते हैं और इस पेपिली को या फिर इसी पर्टिकुलर उंगली नुमा उभार को क्या कहते हैं, इसे पेपिली कहते हैं। और इस पेपिली पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इस पेपिली पे ही टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं। और अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है कि ये किसमें अब्सेंट होते हैं। मैंने आपको केवल 3 टाइप्स के पेपेली के बारे में बताया हुआ है। हमने सर्कमवैलेट के बारे में देखा था, फंगीफॉर्म और फिलीफॉर्म के बारे में देखा था। इन तीनों ही पेपेली में जहां पे टेस्ट बर्ड और स्वाद कलिकाएं अब्सेंट थे वो कौन सा था, मैंने कहा ये था फिलीफॉर्म पेपेली। ये जो फिलीफॉर्म पेपेली होते हैं इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते, ठीक है। मैंने कहा यहां पर टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, मैंने कहा यहां पर इस पर्टिकुलर पेपेली में टेस्ट बर्ड अब्सेंट होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 3 बेसिक ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये फॉलिएट पेपेली क्या है, हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये फॉलिएट पेपेली कहां प्रेजेंट होता है। अगर इस फॉलिएट पेपेली की बात करें तो ये क्या ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, मैंने कहा नहीं, ये ह्यूमन में क्या होता है, मानव में ये जो पेपेली है जिसे फॉलिएट या पत्ती नुमा पेपेली कहते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूमन में अब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम इसी पर्टिकुलर पेपेली की बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन रैबिट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये रैबिट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ अब्सेंट होते हैं, मैंने कहा ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में अब्सेंट होते हैं, रैबिट में प्रेजेंट होते हैं। किस प्रकार की पेपेली, फॉलिएट पेपेली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस ये पहचानना था कि टेस्ट बर्ड किस में अब्सेंट होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि टेस्ट बर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग के किस पार्ट में होता है, तो पेपेली पे होगा। और किस पर्टिकुलर पेपेली में यहाँ पे टेस्ट बर्ड अब्सेंट देखा आपने, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मैंने कहा यहाँ पे 4th ऑप्शन, जिसे क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म पेपेली कहते हैं, इसमें टेस्ट बर्ड अब्सेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, इट इज अबाउट डेंटल फॉर्मूला। ये किस पे बेस्ड है, मैंने कहा ये डेंटल फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये क्या है, इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंटल फॉर्मूला ऑफ द मेन। अगर यहाँ पे मनुष्य के दंत सूत्र की बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से आपको पहचानना है कि यहाँ पे मेन के डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से आप देखें और मुझे जल्दी से बताएं कि यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही और करेक्ट मैच आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 2132, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले अगर स्पेशली ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं और ह्यूमन बीइंग में भी, मैन में भी किसकी बात करें, मैन में भी हम यहाँ पे एडल्ट स्टेज में जो डेंटल फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे वयस्क अवस्था में जो दंत सूत्र है इसकी बात करते हैं, तो एडल्ट
एडल्ट स्टेज में जो डेंटल फॉर्मूला होता है मेन में, उसे हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका होता है 2 1 2 3, क्या होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 था, ठीक है। जिसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे अगर दोनों ही हाफ्स की हम इंडिविजुअली बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 क्या है, मैंने कहा अपर जो और लोअर जो, ऊपरी जबरे और निचले जबरे में पाए जाने वाले यहाँ पे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर प्रकार के टीथ के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इस करेक्ट आंसर को हम इन चारों ऑप्शंस में से क्या करते हैं, मैच करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे इस थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाला भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं तो फोर्थ भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 यहाँ पे आई को, इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यहाँ पे इंसाइजर के बाद क्या होते हैं, केनाइन, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगेन 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करता है किसको, मैंने कहा ये प्रीमोलर को रिप्रेजेंट करता है। और ये 3 किसको कर रहा है, मैंने कहा यहाँ पे 3 जो है मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन स्पेशली ये क्वेश्चन किसके बारे में था, एडल्ट स्टेज में डेंटल फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा था। स्पेशली अगर हम किसकी बात करते, यहाँ पे एडल्ट स्टेज के अलावा अगर हम CDF की बात करते, किसकी बात करते, CDF की बात करते, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। तो चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये फॉर्मूला जो है ये होता है 2102, क्या होता है 2102 अपॉन 2102 होता है, जहां पे प्रीमोलर प्रकार के टीथ और लास्ट मोलर प्रकार के टीथ क्या होते हैं, चाइल्ड में, चाइल्ड स्टेज में अब्सेंट होते हैं। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस किया, अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। देखिए क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है, ये है सेल्फ सिक्रेटिंग डेंटाइन पार्ट आर कॉल्ड। यहां पर पूछ रहा है कि वो कौन सी कोशिका है, ठीक है, वो कौन सी कोशिका है जो कि डेंटाइन वाले पार्ट को सिक्रेट करती है। डेंटाइन वाले पार्ट के बारे में आपने टिथ वाले स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, टिथ के वर्टिकल सेक्शन में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड क्या है कैल्कोब्लास्ट, थर्ड क्या है यहाँ पे कॉन्ड्रियोसाइट्स के बारे में दिया हुआ है, और फोर्थ क्या है ओडोंटोब्लास्ट है। आप जल्द से जल्द मुझे बताएं इन चारों ऑप्शन में से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग जो है वो एप्रोप्रिएट है। जल्द से जल्द आप मुझे बताएं, जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लेफ्ट करें। तब तक हम अगेन एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी कोशिका है जो टिथ वाले पार्ट में डेंटाइन को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिथ के बारे में बताया था, वहां पे 2 स्पेशल टाइप के सेल्स के बारे में बताए थे, सीधे यहां पे पूछ रहा है डेंटाइन पार्ट के बारे में। तो हम अब डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे स्पेशली डेंटाइन पार्ट की बात करें तो इसको स्रावित करने वाली जो कोशिका है, इसे सीधे हम क्या कहेंगे, ये सीधे आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन फोर्थ आपको दिख रहा है, जिसे क्या कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट ही वो सेल है जो डेंटाइन वाले पार्ट को क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट तो यहाँ पे बोन्स को फॉर्म करने वाली, बोन्स को निर्माण करने वाली, अस्थियों के निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं। कैल्कोब्लास्ट जो सेल है वो बेसिकली ऐसी कोशिका है जिसका केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो डायरेक्टली यहां पे आंसर क्या हो गया हमारा ओडोंटोब्लास्ट हो गया, जिसके द्वारा इस डेंटाइन पार्ट का सिक्रेशन होता है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पल्प इन द केस ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय। यहां पे क्या है क्वेश्चन, वन मोर टाइम में रिवाइज करने वाला हूं कि पल्प इन द केस ऑफ टूथ या फिर टिथ इज कवर्ड बाय। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम स्पेशली टिथ की बात करें तो टिथ में जो पल्प या फिर पल्प कैविटी का जो लेयर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था,
तो वहां से ये पूछ रहा है कि जो पल्प या पल्प कैविटी है टिथ में बेसिकली किस स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड होता है या फिर उसके ऊपर कौन सा कवरिंग या आवरण प्रेजेंट होता है, आपसे ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, कौन कौन से हैं? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रूट, सेकेंड ऑप्शन क्राउन, थर्ड ऑप्शन क्या है इनेमल और लास्ट ऑप्शन क्या है डेंटाइन। इन चारों ऑप्शन में से आपको जल्द से जल्द बताना है कि कौन सा जो है आंसर या फिर कौन सा ऑप्शन जो है आपके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है। और क्वेश्चन और एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पल्प कैविटी के बारे में पूछ रहा है कि जो पल्प कैविटी की लेयर है उसके आउटर मोस्ट, उसके बाहर की तरफ कौन सी लेयर प्रेजेंट है, किस लेयर के द्वारा ये कवर्ड होते हैं। चार ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने करेक्ट आंसर जो है आंसर बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कर दिए होंगे। सीधे डिस्कस करते हैं इसके पर्टिकुलर डिस्कशन के बारे में। देखिए यहां पर हमें टिथ का अगेन एटिपिकल डायग्राम या फिर लाइन डायग्राम जो है वर्टिकल सेक्शन का बनाना होगा ताकि आप इसको अच्छे से रिकॉल कर पाएं। देखिए जब मैंने वर्टिकल सेक्शन ऑफ टिथ की बात की थी तो मैंने कहा ये टिथ किस में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया था कि ये जो है क्या होता है, इसमें एल्वियुलर बोन होते हैं और बोनी सॉकेट में मैंने एक सिंगल टिथ के वर्टिकल सेक्शन और उसके जो भी लेयर्स होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो इनर मोस्ट लेयर हो गया, इसके बाहर ये कुछ इस तरह से लेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हम अगेन इसको क्या है रिवाइज करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो है हमें टिथ के वर्टिकल सेक्शन में दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कहते हैं कि इस वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं इसे क्या कहते हैं, ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट बेसिकली इसको हम कहते हैं पल्प। क्या कहते हैं इसको? पल्प कहते हैं। ठीक है, और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है इनेमल। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इनेमल, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और क्राउन वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब इस इनेमल और इस पल्प के बीच में जो लेयर है बेसिकली इसे क्या कहते हैं, यहां पे हमने आपको बताया था डेंटाइन के बारे में कि यहां पे डेंटाइन की लेयर है जिसको सिक्रेट करने वाली कौन सी सेल्स होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है। और इसी डेंटाइन वाले पार्ट में कुछ एक ट्यूब्यूल्स या फिर नलिका जैसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं या फाइन ट्यूबुलर लेयर प्रेजेंट होते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैनालिकुली, जो कि डेंटाइन वाले पार्ट में ही प्रेजेंट थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि ये जो पल्प है या पल्प गुहा है, पल्प कैविटी है, इसके जस्ट बाहर कौन सी लेयर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जस्ट बाहर क्या है, मैंने कहा ये डेंटाइन वाली लेयर है या फिर डेंटाइन पार्ट से ये पल्प क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। तो हमारा आंसर जो हो गया कौन सा ऑप्शन हो गया, मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जिसमें आपसे पल्प कैविटी के बारे में पूछ रहा था। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है अगेन पल्प कैविटी के बारे में ही पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अगेन टिथ वाले सेगमेंट से ही, टॉपिक से ही आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पल्प कैविटी ऑफ अ टिथ कंटेन। यहां पे क्या पूछ रहा है कि किसी भी टूथ या फिर टिथ की बात करते हैं, दांत की अगर बात करें तो उसमें पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है। मतलब इसके बेसिकली वो कंपोजिशन आपको बताना है, वो संगठन बताना है कि कौन से स्ट्रक्चर, कौन सी जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं यहाँ पर पल्प कैविटी में देखने को मिलता है। मैंने प्रीवियस लाइन डायग्राम में ही आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि पल्प कैविटी कहाँ है, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्द से जल्द आप मुझे बताएं चारों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, फूड है, सेकेंड ऑप्शन ब्लड है, थर्ड ऑप्शन है मास ऑफ कैपिलरीज। मास ऑफ कैपिलरीज का मतलब है केशिकाओं का जो पुंज है, और यहां पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, ओडोंटोब्लास्ट। आपको जल्द से जल्द मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से बेसिकली यहां पे पल्प कैविटी कंटेन क्या करते हैं, टिथ में जो पल्प कैविटी होता है वो किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं, रखते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्या ये भोजन है, क्या ये रक्त है, या फिर क्या ये केशिकाओं का पुंज है, मास ऑफ कैपिलरीज है, और लास्ट ऑप्शन क्या है, टिथ फॉर्मिंग सेल जिसे हम कहते हैं ओडोंटोब्लास्ट। सीधे यहां पे डिस्कस करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर लेफ्ट कर दिए होंगे। सीधे डिस्कस करते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए मैंने फूड के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था कि फूड कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट हो, फूड हो, तो फूड भी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखिए यहां पर बेसिकली अगर ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड नहीं, मैंने कहा ब्लड वेसल्स होता तो हम उसे सही मान सकते थे, लेकिन यहां
यहाँ पे ब्लड दिया हुआ है, ब्लड तो पल्प कैविटी में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे ओडोंटोब्लास्ट तो क्या है, एक सेल है, तो ये भी पल्प कैविटी में नहीं हो सकते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह से आंसर जो है डिस्कवर किया, पहले वो ऑप्शंस जो कि मुझे जो है रॉन्ग लग रहे थे उससे मैंने एलिमिनेट कर दिया, बाहर कर दिया। अब अपने आप ही जो आंसर बच गया है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप्स के कैपिलरीज और वेसल्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये पल्प कैविटी में हमें दिखाई देते हैं, जो कि रूट कैनाल के जस्ट नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, रूट वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और बॉनी सॉकेट से क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि अलग अलग प्रकार की जो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, मैंने कहा ये पल्प कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये सबसे सिंपल, अगेन ये तित से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द हार्डेस्ट सब्सटेंस या फिर मटेरियल ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी, मतलब कशेरुकी जो होते हैं उसके शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है किरेटिन, सेकंड ऑप्शन है इनेमल, और थर्ड ऑप्शन है डेंटाइन, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, कॉन्ड्रीन। ये सारे क्या है, मैंने कहा किरेटिन और कॉन्ड्रीन तो प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको जो है बेसिकली चूज करना है ऐसा ऑप्शन जो कि क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। किसके बॉडी का, कशेरुकी के शरीर का, और वर्टिब्रेट बॉडी में जो हार्डेस्ट मटेरियल है, सब्सटेंस है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, जल्द से जल्द आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करें। देखिए अब सीधे लीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सीधे इसके आंसर पे आते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। पहले देखते हैं यहाँ पे किरेटिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए किरेटिन लिखा हुआ है। किरेटिन जो है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बता दूं। किरेटिन एक प्रोटीन है जो कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अलग अलग तरह के बनते हैं किरेटिन पे। मैंने कहा ये हेयर में प्रेजेंट है, बाल में प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ ये किस में प्रेजेंट है, मैंने कहा ये नाखून में, नेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हेयर और नेल्स के साथ साथ ये और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये हेयर और नेल्स के साथ साथ बेसिकली हॉर्न की बात करते हैं। यहाँ पे अगर एनिमल्स में पाए जाने वाले सिंग की बात करें, हॉर्न की बात करें, वहां पे प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, मैंने कहा रॉन्ग हो गया, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ हम लीड करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इनेमल। देखिए यहां पे जब मैंने आपको टिथ का वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम बताया था तो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया। देखिए यहाँ पर अगेन इसके लाइन डायग्राम को देखें। मैंने कहा ये जो है पल्प कैविटी, इसके बाहर जो है क्या है, डेंटाइन वाला पार्ट, ये डेंटाइन वाला पार्ट है, ये हमारा पल्प कैविटी वाला पार्ट है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर इसके आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होता है, ये क्या था, मैंने कहा इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही इनेमल कहते हैं। और ये जो इनेमल है इसे ही क्या समझते हैं, इसे ही बेसिकली कंसिडर किया जाता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या कहता है, मैंने कहा सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस किसका, मैंने कहा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे ही पर्टिकुलर एनिमल डाइवर्सिटी का। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल होता है, जिसके कंपोजिशन के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम इस पे स्पेशली कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने कहा था कि बेसिकली यहाँ पे जो है 3%, ठीक है 3% क्या प्रेजेंट होता है, 3%, ऑलमोस्ट 3% यहाँ पे H2O प्रेजेंट होते हैं, और मेजॉरिटी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा 96% यहाँ पे जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट में मैंने कहा था ये कैल्शियम के कार्बोनेट हो सकते हैं, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, साथ साथ यहाँ पे कैल्शियम के फॉस्फेट भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सीधा सा जो आंसर है वो क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो गया कि इनेमल ही वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल ही वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोरतम पदार्थ होता है जो तित का या फिर बेसिकली ये वर्टिब्रेट की बॉडी का सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। ठीक है,
हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 इनेमल ही क्या हो गया, आंसर करेक्ट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये बेसिक सा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपली विदाउट इन अ लेस टाइम आपने क्या कर दिया होगा, क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज अबाउट द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं इसे नोट पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है। इस क्वेश्चन को यहां पे ऐड करने का पर्पस यही है कि कुछ एक एमटीआर के पॉइंट, ठीक है, कुछ एक नोट पॉइंट जो है आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। मैंने कहा ये बेसिकली बिल्कुल हटके क्वेश्चन है। ये क्या है, ये है थर्मो रेगुलेशन इन डॉग। अगर हम कुत्ते में तापमान नियंत्रण की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली किसके द्वारा होता है ये तापमान का नियंत्रण, क्वेश्चन ये पूछा है कि थर्मो रेगुलेशन इन डॉग्स टेक्स प्लेस बाय, कि यहां पे डॉग में जो तापमान का नियंत्रण है, कि तापमान को नियत बनाए रखने के लिए बेसिकली यहां पे क्या प्रेजेंट होता है डॉग्स में। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे स्किन, सेकेंड ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड जिसे हम स्वेद ग्रंथि कहते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, मैंने कहा टंग है, और यहां पे फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैंने कहा डिपोजिटेड फैट है। अब देखिए सीधा सा बेसिक सा इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां पे देखिए क्या होता है कि थर्मो रेगुलेशन जो होता है वो कहां से होता है, यहां पे ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेशली मैं आपको समझा दूं कि पहले डिस्कस करते हैं इस नोट पॉइंट को, कि स्पेशली यहाँ पे डॉग में क्या होता है। मैं बता दूं कि डॉग में यहाँ पे टंग की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली क्या बात करते हैं, टंग की बात करते हैं। तो डॉग के टंग पर क्या प्रेजेंट होता है, डॉग के टंग पर जो है स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा डॉग के टंग पर स्वेद ग्रंथि स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और डॉग अपने टंग को क्या करता है, मैंने कहा ये आउटसाइड निकाल करके बाहर की तरफ निकाल करके क्या करता है, मैंने कहा हाफता रहता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेंटिंग। क्या कहते हैं इसे पेंटिंग कहते हैं। हाफना जो है उसको बेसिकली हम पेंटिंग कहते हैं। और इस तरह से डॉग जो है अपने टंग को, जिस पर यहाँ पे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उसको बाहर की तरफ निकाल करके क्या करता है, हाफता है। और ये इसीलिए होता है, ये प्रोसीजर इसीलिए अपनाता है क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर पाए, मैंने कहा कांस्टेंट कर पाए या फिर उसको बैलेंस कर पाए। इसीलिए वो क्या करता है, अपने टंग को बाहर निकाल करके हाफता है, जिसे हम पेंटिंग कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सीधे पूछ रहा है कि ये जो पेंटिंग या फिर थर्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। स्पेशली यहाँ पे टंग भी दिया हुआ है और स्वेट ग्लैंड भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिकली स्वेट ग्लैंड को क्या करना है, यहाँ पे आंसर टिक करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, वो बेसिक ग्लैंड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और जिसके बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा एमटीआर पॉइंट था जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एक भी बार डिस्कस नहीं किया था। ये स्पेशल पॉइंट है और इसे ऐड करने का पर्पस यही है कि सम टाइम आपको डिफरेंट टाइप के स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल्स में ये क्वेश्चन भी कॉमनली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या है, मैंने कहा ये है स्वेट ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड है। हमने यहाँ पे पेंटिंग और थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करने की बात की। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये पूछ रहा है कि इंटेस्टाइनल विलाई आर द मेनली कनेक्टेड विथ। इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई को कहा जाता है कि आंत में पाए जाने वाले कुछ एक विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वो यहां पर पूछ रहा है कि किससे कनेक्टेड है, किससे संबंधित है, किससे जुड़े हुए होते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है एसिमिलेशन। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये है एब्सॉर्प्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, सिक्रेशन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक बार हम हिंदी में इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि आंतरीय इंटेस्टाइन वाले जो भाग में विलाई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली ये किससे संबंधित है, किससे जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है स्वांगीकरण,
जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन है एब्सॉर्प्शन जिसे अवशोषण कहते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सिक्रेशन जिसे स्त्रावन कहते हैं, और लास्ट ऑप्शन है परानिस्यंदन जिसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप मुझे जल्द से जल्द बताएं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको स्टडी कर लिया है, जब मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन बताया था। उस क्रॉस सेक्शन में हमने टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात की थी, एक विलाई था और एक क्या था, माइक्रोविलाई। सीधे डिस्कस करते हैं इसके कंसेप्ट के लिए। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में बताया हुआ है। इंटेस्टाइनल में भी हम यहाँ पे स्पेशली किसकी बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात करते हैं। किसकी, यहाँ पे अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या प्रेजेंट होता है। देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन पे बेसिकली यहाँ पे इसके क्रॉस सेक्शन में जब हम म्यूकोसा वाले लेयर की बात करते हैं, कौन से लेयर, इसके क्रॉस सेक्शन में एक लेयर हमने देखा था, उसे क्या कहते हैं, म्यूकोसा लेयर। और ये जो म्यूकोसा लेयर है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर की तरफ इसके सेक्शन में लेयर जो होता है उसे म्यूकोसा कहते हैं। और इसी म्यूकोसा वाले लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे विलाई जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो विलाई होता है वो बेसिकली किससे संबंधित होता है, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, मैंने आपको 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में यहाँ पे डाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि पाचन में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर हम बाकी के 2 पार्ट्स की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे क्या कहते हैं, जेजुनम और इलियम कहते हैं, वहां पर एब्सॉर्प्शन होता है। और ये कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा माना जाता है। मतलब यहाँ पे एब्सॉर्प्शन के लिए बिग सरफेस एरिया होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो क्या है, मैंने कहा बिग सरफेस एरिया है। लेकिन ये बिग सरफेस एरिया किसकी वजह से होता है, मैंने कहा यहाँ पे ये विलाई की वजह से होता है। और विलाई क्या करते हैं, विलाई जो है यहाँ पे एब्सॉर्प्शन के लिए जो रेट होता है, मतलब अवशोषण के लिए जो दर है, अवशोषण के दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। या फिर हम ये कहें कि अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को ये बढ़ा देते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं। इट मींस कि जो एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन या सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ये विलाई क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये इंक्रीज करते हैं किसमें, मैंने कहा यहाँ पे सरफेस एरिया, इसे मैंने SA से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको इंक्रीज करते हैं। और किस पर्टिकुलर प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मैंने कहा ये एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, अवशोषण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। सीधा सा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड था वो क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। जो बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे एसिमिलेशन क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है इनिशियल लेक्चर में ही डाइजेस्टिव सिस्टम के। एसिमिलेशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भी फूड है जिसका डाइजेशन हो चुका है, जिसका एब्सॉर्प्शन हो चुका है, उसको यूटिलाइज करना। डाइजेस्टिव फूड, पचित भोजन और अवशोषित भोजन का उपयोग में लेना, उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण और एसिमिलेशन कहते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए होता है। अगर यहाँ पे सिक्रेशन की बात करें, सिक्रेशन तो कैसे पॉसिबल है, बेसिकली ये सिक्रेशन और ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ये दोनों प्रोसेस जो है किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म की तरफ इशारा करते हैं। मैंने कहा इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन के बारे में हम जब यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर ये स्टेप्स आते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में पूछ रहा है, जिसका रिलेशन सिक्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे एसिमिलेशन से भी नहीं है। हमने यहाँ पे नॉर्मली डिस्कस कर लिया कि इसके म्यूकोसा वाले लेयर में विलाई प्रेजेंट है और ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। सीधा सा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये पूछ रहा है कि विच इज अ कॉमन पैसेज इन स्वेल्विंग ऑफ फूड एंड ब्रीदिंग। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कॉमन पैसेज, मतलब वो जो है उभयनिष्ठ मार्ग क्या है, मैंने कहा ये कॉमन पैसेज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उभयनिष्ठ मार्ग कहते हैं। तो वो उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है जो कि भोजन को निगलने में, मतलब स्वेल्विंग में और इसके साथ साथ यहाँ पर
जो है सांस लेने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स है। सेकंड ऑप्शन है फेरिंग्स, थर्ड ऑप्शन है ग्लोटिस और फोर्थ ऑप्शन क्या है? गलेट है। यहां पे इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, आहार नाल का भाग है, जिसमें उभयनिष्ठ मार्ग समझा जाता है, जिसे कॉमन पैसेज कंसीडर किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ स्वेल्विंग, मतलब निगलने के लिए, एज वेल एज द ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज और गैसीय विनिमय के लिए। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए। ये तो बिल्कुल यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, जैसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेरिंग्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फेरिंग्स होते हैं वो किसके लिए कॉमन पाथवे है? मैंने कहा एयर के लिए, मतलब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा और साथ साथ जो फूड सब्सटेंस है ये भी क्या होते हैं? मैंने कहा इसी फेरिंग्स और ग्रसनी वाले भाग से गुजर सकते हैं। तो इन दोनों ही के लिए ये क्या होते हैं? मैंने कहा उभयनिष्ठ मार्ग होता है, कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 को। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करें। यहां पर क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ट्रांसवर्स रुग के बारे में। ये देखिए ये क्या है? ट्रांसवर्स रुग के बारे में पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रांसवर्स रुग जो है कहां होता है? ये अनुप्रस्थ प्रकार के ये जो रुग जैसे, उभार जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो कहां होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। फर्स्ट है हार्ड पैलेट, सेकंड है सॉफ्ट पैलेट, थर्ड है टंग या फिर फोर्थ है स्टमक। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमने इस ट्रांसवर्स रुग या फिर रिज, इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम रिज भी कह सकते हैं, उभार भी कह सकते हैं। बेसिकली ये ट्रांसवर्स रुग के बारे में आपने कौन से टॉपिक में जो है स्टडी किया था? सीधा सा बेसिक सा जो है क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इन चारों ऑप्शन को देखते ही करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। ऑप्शन जो है आपने सही आंसर को कमेंट बॉक्स में लेफ्ट कर दिया होगा। सीधे आते हैं डिस्कशन पे। देखिए डिस्कशन पे यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसवर्स रुग जो है, पहले ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा ये पैलेट में होता है। कहाँ होता है? ये बेसिकली पैलेट में या फिर तालू में पाया जाता है। पैलेट क्या होता है? ओरल कैविटी का जो अपर सरफेस है, जो ओरल कैविटी के छत को क्या कहते हैं? उसके रूफ को कहते हैं पैलेट या तालू। और स्पेशली अगर उसके टाइप्स की बात करें तो मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ पैलेट के बारे में बताया था। जो फर्स्ट होता है ये होता है हार्ड पैलेट, सेकेंड सॉफ्ट पैलेट और थर्ड टाइप क्या होता है? हाइंड पैलेट। इसे यूविला या वेलम पैलेटाई हमने कहा था। ठीक है, अब देखिए अगर स्पेशली इस हार्ड पैलेट कठोर तालू की बात करते हैं तो कठोर तालू के लिए क्या कहते हैं कि यहां पर ही क्या प्रेजेंट होता है? ट्रांसवर्स रिज या फिर रुग प्रेजेंट होता है, जो कि कार्निवोर, जो भी फ्लैश ईटर मांस को खाने वाले जीव होते हैं उसमें इस तरह के ट्रांसवर्स रिज जो हैं ज्यादा डेवलप होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं, जिसकी सहायता से वो फ्लैश के पार्ट को या मांस के टुकड़े को, उसके पीसेस को अपने पैलेट में क्या करते हैं? ग्रिप बना करके ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? मैंने कहा यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये हार्ड पैलेट वाला पार्ट ही पैलेट का वो पार्ट है जिसमें ट्रांसवर्स रिज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब सीधे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है? यहां हमसे पूछ रहा है कि द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ। इसका मतलब यह है, पहले मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग समझा दूं। मैंने कहा यहां पे पूछ रहा है कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कोई स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कृमि रूपी परिसेशिका। ठीक है, तो ये जो अपेंडिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है या फिर किस संधि स्थल या जंक्शन पे प्रेजेंट होता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन को हम 1 बाय 1 करते हैं स्टडी। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? ये बोल रहा है कि क्या ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। सेकंड ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डियोडिनम के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? एनस एंड रेक्टम। और लास्ट ऑप्शन क्या है यहां पे? स्टमक एंड डियोडिनम। देखिए इन चारों ऑप्शन में से आपको ये पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है। बिल्कुल बेसिक सा
क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट भी है जिसे आपको पहचानना है। पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली इट इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, मैंने कहा इट इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। और अगर ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अवशेषी संरचना। ये क्या है, मैंने कहा ये एक अवशेषी संरचना है। अवशेषी संरचना कहने का मतलब ये है कि ये संरचनात्मक तौर पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कोई भी बेसिकली फंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इट इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। और इसका शेप कैसा होता है, मैंने कहा ये ट्यूब लाइक होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये ट्यूब लाइक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। और इसके बारे में मैंने आपको एक स्टार पॉइंट में एक पॉइंट गिवन बताया था, बेसिकली वो क्या था, मैंने कहा ये पर्टिकुलर जिस जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा इलियोसिकम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं इलियोसिकम, या फिर इसे ही कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। क्या कहते हैं इसे इलियोसिकम या इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। अब यहां पे हम वन मोर टाइम ये समझने वाले हैं कि ये जो इलियोसिकल जंक्शन होता है इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहां पे इलियो टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलियम वाले पार्ट को, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि ये जो इलियम पार्ट है वो बेसिकली किससे बिलोंग करता है, मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बिलोंग करता है। जबकि ये सिकम पार्ट जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, मैंने कहा ये बेसिकली ये सिकम वाला पार्ट जो है ये रेक्टम और इसके साथ साथ यहाँ पे एक कोलोन का पार्ट भी होता है। और ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, मैंने कहा ये लार्ज इंटेस्टाइन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। लेकिन इससे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ा कि ये इलियोसिकम या फिर इलियोसिकल जंक्शन का हम बेसिकली किस पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे इलियम को रिप्रेजेंट करता है और इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे सिकम जो होता है, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो गया, मैंने कहा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की अगर बात करें जिसे क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके ही जंक्शन पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है कि लैक्टियल्स आर फाउंड इन, लैक्टियल्स कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं और हमसे ये पूछ रहा है कि ये कहां प्रेजेंट होता है। मैंने यहां पे बताया है कि लैक्टियल्स जो होते हैं इसे ही क्या कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये कंसेप्ट प्रोवाइड किया था और यहां पे आपको एक हिंट भी प्रोवाइड करता हूं कि लैक्टियल्स को और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं इसे ही कहा जाता है लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। अब देखिए यहां पे लैक्टियल्स या फिर लिम्फेटिक वेसल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकेंड ऑप्शन है लंग्स और थर्ड ऑप्शन है किडनी और लास्ट ऑप्शन क्या है, विलस और विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से आप पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि यहां पर लैक्टियल्स जो है वो किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, किस संरचना और किस अंग से संबंधित होता है। देखिए सीधे हम आते हैं कंसेप्ट पे। मैंने जब आपको लैक्टियल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बताया था तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर हम म्यूकोसा वाले लेयर की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो यहां पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसमें जो म्यूकोसा इनरमोस्ट पार्ट होता है यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये विलस है। ये क्या है, विलस है, एक सिंगल फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर या विलाई को हम विलस कहते हैं। तो मैंने कहा सपोज ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बनाया है विलस और ये विलस कहां प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी ही विलस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा इस तरह के माइक्रो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्म प्रवर्ध जैसे अंगुलीनुमा संरचनाएं यहां पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है माइक्रोविलाई। तो इसे सूक्ष्मांकुर कहते हैं और इसी से अवशोषित जो भी भोजन है, ठीक है, हम अब बात करने वाले हैं कि माइक्रोविलाई से एब्जॉर्ब्ड हुआ फूड जैसे ही इस माइक्रोविलाई से कहां आते हैं, मैंने कहा ये विलाई के अंदर आते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पे इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या कहते हैं
इसे कहते हैं यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स। और चूंकि मैंने आपको क्या कहा था कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है इसका फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया ये वसा को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पे ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, मैंने कहा ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट को। और फैट को किस फॉर्म में और किस रूप में वसा को ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहां पे हमने ये स्टडी किया था, ये काइलो या फिर चाइलो माइक्रोन के फॉर्म में क्या करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसी पर्टिकुलर काइलो माइक्रोन की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ये कैसा दिखाई देता है, इसका अपीयरेंस होता है मिल्की। कैसा होता है, मैंने कहा ये मिल्की अपीयरेंस के होते हैं, जैसे हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। और इसी पर्टिकुलर काइलोमाइक्रोन को कंडक्ट करने की वजह से यहां पे जो है लिम्फेटिक वेसल्स को और क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसे हम कहते हैं यहां पे लैक्टियल्स। क्या कहते हैं इसे बेसिकली कहा जाता है लैक्टियल्स। देखिए यहां पे लैक्टियल्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा लैक्टियल्स जो है इसके मिल्की अपीयरेंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सीधा सा यहां पे आंसर हुआ हमारा। अगर यहां पे ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो सीधा सा यहां पे गिवन है कि विलस ऑफ इंटेस्टाइन। हमने स्टार्टिंग में ही ये कंसेप्ट देख लिया था कि ये जो विलस है पर्टिकुलर एक सिंगल विलाई और सिंगल फोल्डिंग के लिए कहा जाता है। और इसी पर्टिकुलर जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसके क्रॉस सेक्शन में ये क्या प्रेजेंट होते हैं, लैक्टियल्स और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एब्सॉर्प्शन से रिलेटेड जो है मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, अवशोषण से संबंधित प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है इट इज अबाउट द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आपने डिफरेंट टाइप के इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में भी स्टडी किया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून जो है, जो कि एक आंतरिक ग्रंथि है, इज प्रेजेंट थ्रू आउट द, मैंने कहा ये कहां प्रेजेंट होता है, बेसिकली वो कौन से जंक्शन की बात करें, कौन से प्लेस की बात करें जहां पे ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून प्रेजेंट होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। सेकंड ऑप्शन क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। थर्ड ऑप्शन क्या है, यहां पे सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। और लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन चारों ऑप्शन में से आप जल्दी से आइडेंटिफाई करके ये बताएं मुझे कि ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून है विच इज अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, वो यहां पे किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या किस जगह ये प्रेजेंट होते हैं। क्या ये लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये सब म्यूकोसा ऑफ द डियोडिनम जिसे ग्रहणी भी कहा जाता है वहां प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर जो है मेंशन कर दिया होगा। अब सीधे लीड करते हैं इसके जो है डिस्कशन पे। देखिए अगर डिस्कशन बात करें तो यहां पे पहले ये बात करते हैं कि क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून है क्या। मैंने कहा इट इज अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये क्या होता है, ये एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जिसे हम आंतरिक ग्रंथि कहते हैं। मैंने आपको इस पर्टिकुलर ग्लैंड को जो है बेसिकली एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया था, उसको यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि सपोज ये क्या है, ये विलाई का लेयर है, ठीक है, और ये जो विलाई के लेयर हैं, इसी पर्टिकुलर विलाई के लेयर में ये जो आपको यहां पे पिट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी पिट्स लाइक स्ट्रक्चर पे कुछ यहां पे इस तरह के प्रोजेक्शंस दिखाई देते हैं। और इसी डिप्रेशन और गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून। क्या कहते हैं इसे, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून कहते हैं। और यहां पर ही इसी के पास में एक और आंतरिक ग्रंथि पाई जाती है और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में क्या किया था, स्टडी किया था। तो देखिए ये दोनों ही प्रकार के जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं वो कहां प्रेजेंट है। देखिए मैंने कहा ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, मैंने कहा ये विलाई का पार्ट है। और ये विलाई बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं आप सभी को पता है, मैंने कहा ये म्यूकोसा वाले लेयर में प्रेजेंट है। और म्यूकोसा के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट नीचे जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा। मतलब यहां पे म्यूकोसल लेयर के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सब म्यूकोसा। और ये जो सब म्यूकोसा है इसी में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रिप्स ऑफ लिवर कोहून और ये ब्रनर्स ग्लैंड जो होते हैं, इन दोनों के जो सिक्रेशंस होते हैं, इन दोनों के जो स्त्राव होते हैं, वो आपस में मिलकर के किसका निर्माण
करते हैं? मैंने कहा ये इंटेस्टाइनल जूस और आंतरीय रस को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, जिसके लिए जो अनदर टर्म होता है उसे क्या कहते हैं? इसे सकस इंटेरिकस भी कहा जाता है। तो सीधे बेसिक सा कौन सा आंसर निकल के आ गया कि ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर कून है वो कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है। देखिए यहां पे ऑप्शन नंबर अगर थर्ड की बात करते हैं, सीधा सा लिखा हुआ है कि ड्यूडेनम के म्यूकोसा वाले पार्ट में, सब म्यूकोसा वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये क्रिप्स ऑफ लिवर कून प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सीधे लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ये जो पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस ही बेसिकली क्या है? मैंने कहा इसी को हम कह सकते हैं, पाइलोरस को ही कह सकते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। क्या कह सकते हैं इसी को? मैंने कहा इसी को हम पाइलोरिक इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये पूछ रहा है ये पाइलोरस जो कि एक प्रकार का इंस्पेक्टर है, अवरोधनी है, ये बेसिकली किसके जंक्शन पे प्रेजेंट होता है? ये किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के संधि स्थल पे प्रेजेंट होता है? अब देखते हैं यहाँ पे कि ये पाइलोरस के लिए जो है बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है इसोफेगस एंड स्टमक, सेकेंड ऑप्शन है स्टमक एंड डियोडिनम, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है डियोडिनम एंड इलियम, और लास्ट ऑप्शन क्या है? इलियम एंड रेक्टम। आपको इन चारों ऑप्शन में से पहचानना है कि ये पाइलोरस जो है ये कहां प्रेजेंट होता है। सीधे लीड करते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा अगर इस पाइलोरिक इंस्पेक्टर या पाइलोरस की बात करते हैं तो ये सपोज ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये क्या है? मैंने कहा ये स्टमक है। ये क्या है? स्टमक है। और स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? मैंने सपोज कहा ये जो स्टमक का लास्ट पार्ट है ये क्या है? ये इसका पाइलोरिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मैंने कहा ये इसका पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। और ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये ओपनिंग शो करता है किसमें? मैंने कहा ये डियोडिनम वाले पार्ट में क्या करता है? ओपनिंग शो करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और इसी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा इसी पाइलोरिक पार्ट और डियोडिनम वाले पार्ट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ये पाइलोरस प्रेजेंट होता है, जिसे हम पाइलोरिक इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमें यह चूज करना है कि बेसिकली अगर इस डियोडिनम की बात करते हैं तो ये किसका पार्ट है? मैंने कहा ये SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये जो पाइलोरिक पार्ट है ये किसका पार्ट है? मैंने कहा ये स्टमक का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ लिखा है इसोफेगस और स्टमक, ये तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है स्टमक एंड डियोडिनम, और यही सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पाइलोरिक पार्ट जो है वो स्टमक का पार्ट हो गया, और यहाँ पे डियोडिनम, यहाँ पे बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि स्टमक और डियोडिनम के बीच में ही क्या प्रेजेंट है? ये पाइलोरस या पाइलोरिक इंस्पेक्टर प्रेजेंट है, जो कि स्टमक के लास्ट पार्ट में जो भी सिक्रेशंस होते हैं, जो भी स्त्राव होते हैं, वो यहाँ पे इसके ओपनिंग में क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और साथ साथ बैकवर्ड फ्लो को भी क्या करता है? पश्च प्रभाव को रोकता है, प्रिवेंट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, ठीक है। एक गॉबलेट सेल्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आपको ये पूछ रहा है कि ये गॉबलेट सेल्स जो हैं वो आखिर किस प्रकार के कार्य को जो है प्रदर्शित करते हैं, कौन से स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें गॉबलेट सेल्स के फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैंने कहा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, ये पूछ रहा है क्या ये एंजाइम को उत्पादित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन, क्या ये म्यूसिन या म्यूकस जैसे पदार्थ को स्रावित करते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है? ये है प्रोडक्शन ऑफ द HCl। अब देखिए ये जो गॉबलेट सेल्स हैं वो बेसिकली हमने कहाँ स्टडी किया था? ये हमने इसोफेगस वाले पार्ट में भी स्टडी किया था कि ये जो इसोफेगस वाले पार्ट जो होता है उसमें यहाँ पे NKSSE मतलब उसकी जो इनर वॉल की लाइनिंग होती है, जिसे कहते हैं नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है, इसे हम शॉर्टकट NKSSE कहते हैं, उसी के पर्टिकुलर इनर वॉल में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? मैंने कहा गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसी गॉबलेट सेल्स के एक सिंगल फंक्शन के बारे में, एक कार्य के बारे में हमने स्टडी किया था कि ये किस प्रकार के पदार्थ को जो है स्रावित करते हैं। मैंने कहा ये म्यूकस या फिर म्यूसिन जैसे पदार्थ को क्या करते हैं?
हैं, स्रावित करते हैं, जो कि भोजन को जो है डाउनवर्ड पुश करने के लिए, नीचे की तरफ जो है पुश करने के लिए, धकेलने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या हो गया, सीधा सा दिख रहा है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, मैंने कहा म्यूसिन या फिर म्यूकस जैसे पदार्थ को क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं। और ये जो म्यूकस होता है ये फूड को डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए या क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है बेसिक इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो हमने अभी तक जो भी टॉपिक में या फिर जो भी कंसेप्ट स्टडी किया उस पे आधारित हमने इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। साथ साथ मैंने क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको एक इंपोर्टेंट डायग्राम के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज द पर्टिकुलर इंटरकनेक्शन बिटवीन द लीवर, पैनक्रियाज एंड द डियोडिनम। उसमें हमने अलग अलग प्रकार के डक्ट्स के बारे में, वाहिनियों और उसके कार्य के बारे में स्टडी किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। जो है एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, हम ये बात करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ स्टमक एंड एज वेल एज हम फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।